दोस्तों नमस्कार। हम आज हिंदी साहित्य की एक विधा संस्मरण उसके ऊपर हम प्रकाश डालने वाले हैं। उससे पूर्व संस्मरण क्या है उसको जान लेते हैं। संस्मरण शब्द का अर्थ है सम्यक स्मरण। संस्मरण विधा गद्य की आत्मनिष्ठ विधा है। संस्मरण लेखक अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों और भाव भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। संस्मरण में कई बार व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अपने संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्तियों के जीवन, उनके विशेष प्रसंग, क्षण अथवा घटनाओं की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया जाता है। ये संस्मरण है। ऐसा ही संस्मरण अमृतलाल नागर जी ने अपने मित्र डॉक्टर रामविलास शर्मा की यादें, घटनाएं, कुछ क्षणों के बारे में यहाँ पर वर्णित किया है और उसका नाम है 30 बरस का साथी। अर्थात 30 बरस तक रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर को आए हुए रामविलास शर्मा से जो अनुभव है वह 30 बरस का साथी इस संस्मरण में उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। हम देखते हैं कि उनका 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा, इनसे अमृतलाल नागर जी को क्या क्या अनुभव आए और वे अनुभव किस प्रकार रहे, उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। दोस्तों, 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा, यह अमृतलाल नागर ने रचित एक अच्छा संस्मरण है। रामविलास शर्मा के साथ व्यतीत किए गए अपने बहुमूल्य क्षणों पर प्रकाश इस संस्मरण में डाला गया है। अमृतलाल नागर प्रस्तुत संस्मरण के आरंभ में डॉक्टर रामविलास शर्मा के पुराने पत्रों को संजोकर बैठे हुए हैं। सन 1940 से लेकर 1964 तक के पत्र, लिफाफे, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र जब वे पढ़ने को बैठे तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे 19-20 वर्ष की लड़काई उम्र में अपने दिन देखने लगा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, श्याम और नखे, पतली रेखा सी मूछों और कसरती बदन वाले नवयुवक रामविलास शर्मा मेरी ध्यान दृष्टि के सामने इस समय एकदम सजीव, मूर्तिमंत होकर खड़े हैं। दोस्तों देखिए, जब संस्मरण लिखा जाता है तो उस वक्त वो अपने लिफाफे, पोस्ट कार्ड वगैरह, अंतर्देशीय कार्ड रामविलास शर्मा को जो उन्होंने आए हुए थे उनको देख रहे, तो उनको ऐसे लगने लगा है कि वो पत्रों को देखकर कि रामविलास शर्मा मेरे सामने सचमुच सजीव के रूप में, मूर्ति के रूप में मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझसे बातचीत कर रहे हैं। फिर वो उसको आगे बढ़ाते हैं। रामविलास से मिलने की लेखक की आकांक्षा सन 1934 में मार्च महीने में होली के 1 या 2 रोज बाद निराला के घर पर हुई थी। रामविलास के अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान से वे बहुत प्रभावित हुए थे और उसी प्रभाव का नतीजा ये संस्मरण है। आपसी बहसों में खूब लड़ते झगड़ते थे। 30 वर्षों में शर्मा जी के साथ लेखक की दोस्ती खूब बढ़ गई थी। बहुत से झगड़े, बड़ी तेज गर्मा गर्मी लाकर भी इन दोनों का रिश्तों में कभी कटुता नहीं आई, मित्रता ही रही। तब आगे चलकर एक पत्र निकालने का आरंभ करते हैं और वह पत्र का नाम है चकल्लस और रामविलास शर्मा का क्या संबंध है, इसके बारे में नागर जी बात करते हैं हमसे। सन 1938 में अमृतलाल नागर ने बनारस के अपने मित्र स्वर्गीय पुरुषोत्तम दवे ऋषि के सुझाव पर पाक्षिक अल्लाहदे नामक पत्र निकालने की योजना बनाई। इस पत्र के नाम को लेकर उनके मित्रों में सख्त चिढ़ थी और खुद उन्हें भी यह नाम पसंद नहीं था। योजना के अनुसार पत्र का नाम बदलने का सभी ने निर्णय लिया। इस संदर्भ में 6 जनवरी को बैठक हुई, जिसमें स्वर्गीय पंडित रूपनारायण जी पांडे ने मस्खरा नाम सुझाया तो रामविलास शर्मा ने चकल्लस नाम देने का सुझाव दिया और वही चकल्लस का प्रकाशन 1.5 वर्षों में रामविलास और लेखक की दोस्ती अधिक गहरी होती गई और वे एक दूसरे के अधिक निकट आ गए और यह चकल्लस नाम लाभदायक भी रहा। नागर जी रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व के बारे में हमसे बात करते हुए कहते हैं कि संस्मरण में रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व की खूबियों को अभिव्यक्त करते हुए उनके गुण और दोषों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि निराला जी के समान नशेबाज गुरु का साथ और भाई, फिर भी साब अछूते
बच गए। हम लोग जैसा कि आमतौर पर चार नौजवानों के मिलने बैठने पर होता है, इश्क और हुस्न के रस बहाव में अपने आप में बहन बदलने लगते हैं। रामविलास शुरू से ही प्रेम चर्चा शून्य रहे। वे जहाँ डट गए वहाँ अंगद के पाँव की तरह स्थिर हो गए। फिर सारी दुनिया आ जाए मगर उनको अपनी जगह से हटा नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति टूट भले ही जाए पर झुक नहीं सकते। मैं रामविलास के इसी व्यक्तित्व से बंधा हूँ। रामविलास के समान विनम्र और विनयशील व्यक्तित्व मैंने कहीं नहीं देखा। देखो, लेखक को जो रामविलास शर्मा के बारे में अनुभव आए थे तो वे कहते हैं कि रामविलास शर्मा का स्वभाव कैसा था कि बिल्कुल सौम्य, गंभीर, प्रतिभावान और विचारक थे। वह ऊंचे से ऊंचा विचार वह करते थे और मानवीय मूल्यों को संजोकर व्यक्तित्व पाया हुआ था। रामविलास के व्यक्तित्व में पाए जाने वाले दोष के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि उनमें एक प्रखर दोष है। जब कोई उनसे भेजा तौर पर नाराज होता है तो वे ठेठ देहाती की तरह उनकी बातें या उनकी मुद्रा में उनको बोलते थे और तीखे व्यंग्य भरी बातें वो करते थे। रामविलास शर्मा का हिंदी के प्रति बहुत ही निष्ठा और भक्ति थी। वो किस प्रकार थी, लेखक यहाँ पर समझाते हैं। हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति प्रारंभ से ही अटल थी। हिंदी के खिलाफ कोई कुछ कहे तो वो रामविलास के व्यंग्य बाणों से बचकर नहीं जा सकता था। हिंदी साहित्य के उन्नति के संदर्भ में उनकी कल्पनाएं और जोश अपार था। हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम हो, इसलिए रामविलास शर्मा अमृतलाल नागर के सामने अपने पत्र में एक त्रैमासिक पत्रिका निकालने की स्कीम रखते हैं। वे कहते हैं कि एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाए, उसमें साहित्य और विज्ञान पर लेख रहेंगे, शायद विद्वानों को और छात्रों को एक काम में आए। वे आगे चलकर नागर जी निराला और रामविलास के जो संबंध है उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि निराला भी उनके ही मित्र थे। रामविलास के प्रति निराला का प्रेम अबाध और अगाध था। किसी विषय पर अगर निराला, अमृतलाल नागर और रामविलास शर्मा में बहस होती थी तो निराला के गर्म स्वभाव के कारण नागर बहसबाजी बंद कर देते थे, किंतु रामविलास शर्मा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे निराला के उबाल पर ठंडे पानी के चुल्लू जैसे एक छोटा सा वाक्य फेंक ही देते थे। ये तीनों में जब बातचीत होती थी, संघर्ष बढ़ता था, संघर्ष चलता भी था, वाद विवाद भी होता था, लेकिन निराला जी जो हैं वह पीछे रह जाते थे और रामविलास शर्मा आगे निकल जाते थे। रामविलास शर्मा और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में वो विचार कर व्यक्त करते हैं। अपने संस्मरण में कहते हैं कि सन 1944 में रामविलास शर्मा बम्बई में आए। प्रगतिशील आंदोलन से प्रभावित होकर वे मार्क्सवादी भी हो चुके थे। रामविलास अपने आलोचकों को बराबर मुंहतोड़ जवाब देते थे कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से। वे आगे चलकर कहते हैं कि रामविलास द्वारा समालोचकीय आतंकवाद का त्याग करना ये क्या है। वो कहते हैं रामविलास शर्मा का समालोचकीय आतंकवाद के त्याग में लेखक अमृतलाल नागर का बहुत बड़ा योगदान है। वे कहते भी हैं कि भाई अमृत ने मुझे गली के कुत्तों से लड़ने को मना कर रखा है, ऐसे वे उसके बारे में कहते थे। रामविलास और उसके पितामह के बारे में वो विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि रामविलास का बचपन पितामह अर्थात दादाजी के छत्र छाया में बीता। बचपन में अपना पितामह से उन्होंने शौर्य, सच्चाई और ईमानदारी से संबंधित अनेक बातें सुनी थी और वही बातें उनके लेखन में भी आगे चलकर आई हुई है। कहते हैं रामविलास शर्मा और नागर जी की मित्रता किस प्रकार थी, वो नागर जी समझाते हैं। रामविलास शर्मा और लेखक अमृतलाल नागर की मित्रता बहुत घनिष्ठ थी। रामविलास शर्मा नागर जी से 2.5 साल बड़े थे। वे नागर का बड़ा आदर करते थे, बहुत आदर करते थे। रामविलास और अमृतलाल नागर एक दूसरे के अत्यधिक तीखे आलोचक थे। इस संदर्भ में नागर जी कहते हैं, क्या करें देखो, मैं कोई चीज़ लिखूं उसे सारी दुनिया पसंद करे, मगर यदि वह रामविलास के मन में न चढ़ सकी तो मरे जी से भी उतर जाएगा। यही हाल रामविलास का भी है। चाहे जो कुछ भी लिखें उसके वास्ते मेरी सराहना पाना उसके लिए अनिवार्य है। दोनों जब कोई लेखन करते थे तो एक दूसरे की स्तुति एक दूसरे में होनी चाहिए, ऐसा वे समझते थे। अगर अमृतलाल नागर कुछ लिख रहे हैं और रामविलास शर्मा उसके बारे में कुछ न बोले तो दुख होता था, और रामविलास शर्मा कुछ लिखे और अमृतलाल नागर ने उन्होंने उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया तो उसके बारे में भी उनको दुख होता था। इस प्रकार की मित्रता उनमें थी, बहुत अच्छी मित्रता जो है उनमें थी। आगे चलकर वे हमें समझाते हैं कि प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपने दोस्त रामविलास शर्मा के साथ व्यतीत किए हुए बहुमूल्य क्षणों का विवेचन तो किया ही है। इस संस्मरण में
रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व की संपूर्ण झलक स्पष्ट होती है। रामविलास शर्मा ने अपने पितामह से शौर्य, सच्चाई और ईमानदारी से संबंधित अनेक बातें सुनी थी। सादा रहन सहन और ऊंचा चिंतन रामविलास का विशेष गुण था। हिंदी के प्रति रामविलास की निष्ठा और भक्ति प्रारंभ से ही अटल थी, यह हमने देखा। क्योंकि हिंदी के प्रति बहुत उनका लगाव था, इसी कारण से वे हिंदी में लेखन करते गए और उनका लेखन आगे बढ़ता भी गया। हिंदी के खिलाफ कोई कुछ कहे तो वह रामविलास के व्यंग्य बाणों से बचकर जा नहीं सकता था। अर्थात वो हिंदी के बारे में कुछ बोले तो रामविलास शर्मा कुछ न कुछ वहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते ही थे। रामविलास शर्मा और लेखक अमृतलाल नागर की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। अपनी गद्दी को कायम रखने के लिए रामविलास ने अन्य नेताओं की तरह गुटबाजी के चक्र को नहीं अपनाया। वे निर्भीक विचारक और समालोचक की तरह दूसरे लोगों की कमजोरियों को टोक देते थे। अर्थात जो कमजोरी किसी में है वो दिखा देते थे, वह कमजोरी शायद उनमें से निकल जाए, यही विचारधारा उनकी थी। बहुत ही अच्छी विचारधारा उनकी थी। दोस्तों, 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा का संस्मरण में अमृतलाल नागर ने रामविलास शर्मा के साथ व्यतीत किए गए अपने बहुमूल्य क्षणों पर प्रकाश डालते हुए वो अपने उनको गुरु मानते थे। इतना ही नहीं तो वसंत पंचमी के दिन चकल्लस का पहला अंक उन्होंने निकाला। हिंदी के प्रति रामविलास शर्मा की निष्ठा और भक्ति अटल रही है, ये हमने देखे हैं। आगे चलकर वे एक निर्भीक विचारक और समालोचक की तरह दूसरों के लोगों की कमजोरियों को भी टोकते थे, ये भी हमने देखा। इतना ही नहीं तो अपने मित्रों के प्रति उनका प्रेम अबाध और अगाध था। ये सभी बातें रामविलास शर्मा के चरित्र में और चरित्रगत विशेषताओं में आते हैं और अमृतलाल नागर जी इसी संस्मरण को हमारे सामने रखते हैं कि एक मित्र किस प्रकार होता है, कितना सच्चा होता है, कितना ईमानदार होता है और विशेषतः उसकी मित्रता कितनी घनिष्ठ होती हैं और सभी साफ दिल के मित्र किस प्रकार होते हैं और आगे चलकर वे हिंदी को या लेखन को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी चर्चा उन्होंने 30 वर्ष के साथी यानी 30 वर्ष के साथी से आए हुए अनुभव को हमारे सामने इस संस्मरण के माध्यम से अमृतलाल नागर जी रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।